Good morning, class 11 students. Welcome back. We have started a new chapter, gravitation, and we have completed what is gravitation, what is the universal law of gravitation, what is gravity, what is acceleration due to gravity, and how that small g value changes with height and depth. Those are all things we have discussed. Now, here we will start the next topic, that is what is gravitational field. The पहला topic है what is gravitational field. Definitions from book you will study. ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशन फील्ड किसी के एक बॉडी का होता है जिसका सम मास होता है. तो ग्रेविटेशन फील्ड इज व्हाट? इट इज द एरिया अराउंड द मास, ओके, अप टू विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड. नाउ वी नो इट्स अ बॉडी हैविंग सम मास, दैट मींस इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी which has some mass, okay. So that attraction pull will have some limit, that is called field. That is called gravitational field. So what is gravitational field? Field means what? Area. The area around the body, okay, up to which if any other mass is kept, gravitational pull can be experienced, and beyond that there is no pull, or we can say there is pull but negligible pull. Okay, so what is gravitational field? It is the area around the body having some mass up to which its gravitational pull can be experienced. मतलब जहां तक वो किसी दूसरे बॉडी को पुल कर सकता है अपने तरफ. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये ग्रेविटेशन फील्ड किसी बॉडी का कहां तक फैला होता है? तो ये इंफिनिटी तक फैला होता है. दैट इज रिटन आउट हियर as a note. Gravitational field of any body having mass extends up to infinity. This I will prove also mathematically, don't worry about it. तो हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि किसी बॉडी का जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है वो कहां तक फैला होता है? इंफिनिटी तक. ओके, दैट मींस कोई भी दूसरा बॉडी कहीं भी रखा हो, दैट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी. ओके, बिकॉज इट डजंट एंड टू अ पर्टिकुलर लिमिट. ये एक जगह में जाके खत्म नहीं होता, ये इंफिनिटी में जाके खत्म होता है. ओके, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड? इज नथिंग बट ये एक ऐसा एरिया है किसी बॉडी के चारों तरफ. हर बॉडी के चारों तरफ एक एरिया होता है जो कहां तक एक्सटेंड होता है? इंफिनिटी तक, जहां पे वो अपने पुल को एक्सपीरियंस करा सकता है, एक्सर्ट कर सकता है. एक्सपीरियंसली एक्सर्ट कर सकता है कि अपने ग्रेविटेशन पुल को एक्सर्ट कर सकता है किसी दूसरे बॉडी पे. ओके, अब ये तो हुआ थ्योरेटिकली. ग्रेविटेशन फील्ड इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ओके, बट व्हाट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? एक एरिया है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता. इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ एरिया. ओके, बट वो जो एरिया है जो इंफिनिटी तक फैला, फॉर एग्जांपल दिस इज इंफिनिटी, जो एरिया है पूरा, एरिया में जब मैंने कोई मास यहां पे रखा तब भी कुछ पुल लगेगा, और जब मैंने मास यहां पे रखा तब भी कुछ पुल लगेगा, और मैंने मास यहां पे रखा तब भी कुछ पुल लगेगा. किस पॉइंट में कितना पुल लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी. कितना स्ट्रेंथ है उस फील्ड का. ओके, इस फील्ड का एट डिफरेंट पॉइंट व्हाट इज द स्ट्रेंथ, सिर्फ इतना समझ के रखो, स्ट्रेंथ के फॉर्म में समझो. दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड. वी नो फील्ड इज द एरिया अराउंड द बॉडी विच एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. उस एरिया के अंदर अगर मैं कोई भी मास को रखूं तो ये कैपिटल एम उस मास को पुल करेगा. दैट इज द फील्ड डेफिनेशन. बट कहां पे कितना पुल लगाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड. यू अंडरस्टैंड क्लास? नाउ what is this definition? That will study from book, but I will discuss a definition. Okay, for example, this is a body of mass m. Okay, ये एक body है जिसका mass m है. It has some area around it, that is called gravitational field. Okay, in that gravitational field at any point p, I need the field intensity. Try to understand what I'm saying, huh? If I say gravitational field, वो किसका निकलता है? वो निकलता है मास का. किसका ग्रेविटेशन फील्ड होता है? मास का. अगर बोलूं इंटेंसिटी, वो किसका निकलेगा? इस मास के फील्ड का. ये चीज समझो, वेरी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. इंटेंसिटी होता है फील्ड का इंटेंसिटी. फील्ड किसका होता है? मास का. ओके, तो इफ आई वांट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ दिस मास m, I want intensity at this point where the point is located in the gravitational field of a mass m.
Then how to calculate that intensity? That intensity is nothing but you place a unit mass in that body at that point. Now what is unit mass? ये एक मास है m, इसका एक ग्रेविटेशन फील्ड है. उस फील्ड में एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मास कैपिटल M, आई नीड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. तो तुम वहां पे एक यूनिट मास रखो ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट मास? ये तुम साइड में कहीं लिख के रखना. यूनिट मास कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मास. यूनिट मास मीन्स व्हाट? दिस मास वैल्यू शुड बी वेरी वेरी लेस देन द एक्चुअल बॉडी whose intensity of field I am interested to calculate. मुझे इसके फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, तो मुझे एक ऐसा मास रखना पड़ेगा जो इससे बहुत छोटा हो. दैट इज कॉल्ड एज यूनिट मास. तो ये तुम रफ में लिख कर रखोगे उसके साइड में. whenever you writing this, okay, just beside your notebook write down what is concept of unit mass. तो यूनिट मास doesn't mean the value is 1. इसका मतलब ये नहीं होता यूनिट मास का मास 1 ग्राम है, नहीं 1 kg है, नहीं ऐसा नहीं. ओके, वो मास इतना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस. क्यों? रीजन उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है. ओके, रीजन क्या है? अगर ये मास बहुत छोटा नहीं हुआ तो इसका भी अपना एक फील्ड होगा, इसका भी अपना एक फील्ड होगा, तो मुझे इंटेंसिटी एग्जैक्ट इसका नहीं मिलेगा, दोनों के फील्ड का नेट इंटेंसिटी मिलेगा. ओके, सो आई हैव टू टेक दैट मास व्हिच इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस मास whose intensity I am calculating, so that we can ignore the gravitational field of the unit mass with respect to the field of this mass. So these things you have to write. Okay, so again I am saying let me discuss the definition now. जिसको मैंने तोड़ के पढ़ा है, मैं पूरा पढ़ाता हूं. Intensity of gravitational field at a point. Okay, intensity of gravitational field of a body at a point, okay, is equals to is the force experienced by a unit mass placed at that point. जहां पे इंटेंसिटी निकालना है वहां पे यूनिट मास रखो, उस पे फोर्स निकालो. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास एट दैट पॉइंट, ओके, सच दैट द यूनिट मास should not disturb the gravitational field of the body, or we can say such that the field of the unit mass can be considered negligible with respect to the field of the body whose intensity we need to calculate. You understand class? तो तुम रफ में क्या क्या लिखोगे? Concept of unit mass. What is unit mass? Unit mass is any mass m0 whose value is very small with respect to m. Then you write the reason why it is small. तो ऐसा लिखोगे, the unit mass should be considered very small with respect to the actual body whose intensity of field we are interested in, such that the gravitational field of the unit mass can be considered negligible with respect to the gravitational field of the actual body. बस उसके फील्ड का इंटेंसिटी है, उसका यूनिट मास के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी. ओके, अगर ये मास छोटा नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ द यूनिट मास इज नॉट स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स मास, हम इसको सोर्स मास बोलेंगे, मतलब क्या? जिसका मुझे इंटेंसिटी निकालना है. ठीक है, तो अगर ये छोटा नहीं हुआ, सो व्हाट विल हैपन? दिस मास, यूनिट मास, विल हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, द सोर्स मास विल हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड. सो द इंटेंसिटी व्हिच आई विल गेट विल बी द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. दोनों के फील्ड के कंबाइंड इंटेंसिटी मिलेगा, बट आई एम इंटरेस्टेड इन calculating the intensity of only this source mass gravitational field. I hope you understand what is the unit mass. Okay, so अब आते हैं बुक का एक्सप्रेशन में, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन में क्या करते हैं. दिस इज a source mass of capital M mass whose gravitational field intensity I am interested in, where at a point P. Okay, P एक पॉइंट है जो इस सोर्स मास से ग्रेविटेशनल फील्ड में है, which is at a distance r. Okay, I need to calculate the intensity of the gravitational field of the source mass at this point. So what I will do, I will place a unit mass here, and then I will calculate what is the amount of force acting on that unit mass or experienced by the unit mass. Okay, and then what is intensity? That force value divided by m now. Okay, force per unit mass, per unit mass. Okay, so now see, consider a body of mass capital M whose gravitational field extends up to infinity.
Let a unit mass m naught is placed at a point in the gravitational field of m capital M at a distance r from capital M. If force experienced by m naught by the gravitational field of capital M will be what? G m by r square. इसमें कितना फोर्स लगेगा? G m naught by r square. Then what is I? Intensity of the gravitational field of m. किसका इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड. किसका? कैपिटल M का at p. ये समझना है. What is I? इंटेंसिटी किसका? फील्ड का. किसके फील्ड का? m का. इस मास का. कहां पे? at p will be equals to F by m naught. This force value by m naught. That is G m by r square. So I equals to G capital M by r square. So what is this I? I is the intensity of gravitational field. Whose gravitational field? Capital M gravitational field. Where? At a distance r from there. Okay. Now you have to understand this expression in vector form. If I want to write in vector form, I vector will be equals to बस एक माइनस लगा देना. माइनस GM by r square यूनिट वेक्टर. इसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले इसके मैग्नीट्यूड को लिखना पड़ता है, फिर इसके डायरेक्शन को लिखना पड़ता है, राइट? ओके. तो मैं I vector equals to minus GM by r square into r cap. Now if you want to know what is an r cap, the r cap is a unit vector along this direction. Okay, it's a unit vector along this direction. क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना. Okay, now what is the significance of this minus sign? Whenever force is attractive in nature, that force are negative in nature. ये थे मम्मी को साथ. Attractive forces are negative in nature. Repulsive forces are positive in nature. So the negative side indicates the attractive nature of the force. Okay, so vector form में तुम्हें सिर्फ माइनस लगेगा. माइनस का रीजन समझना पड़ेगा आपको. Why this is negative? Why there is a negative sign? So to show attractive nature. Next, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं, I equals to GM by r square. I is inverse equals to r square. ये बॉडी है. मैं ये पॉइंट को आगे लेके जा रहा हूं और पीछे लेके जा रहा हूं. अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो r घटेगा, तो r घटेगा तो I बढ़ेगा. ओके. एंड अगर r बढ़ा तो I घटेगा. दैट मीन्स जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए उस बॉडी के अगर नजदीक लाओ तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, पुल ज्यादा लगेगा. दैट तो नॉर्मल कॉमन सेंस है. ये कॉमन सेंस है, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं होता है. मैं एक बॉडी है, नजदीक लाऊंगा तो ज्यादा पुल लगेगा, दूर लेके जाऊंगा तो कम पुल होगा. दैट इज देयर. इफ आर इज इंक्रीजिंग, दैट मींस अगर मैं दूर लेके जा रहा हूं तो इंटेंसिटी घट जाता है. उस फील्ड का इंटेंसिटी धीरे 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 कम होते रहता है. और जीरो कब होता है? इंफिनिटी में. दैट आई विल शो यू. व्हेन आर इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसमें अगर इंफिनिटी डालो तो something by infinity is zero. That means I equals to zero. Something by infinity is zero. You should know this. Okay. इससे यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि अगर एक बॉडी का पॉइंट को अगर मैं इंफिनिटी में रख दूं तब जाके इंटेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड, इसके फील्ड का इंटेंसिटी जीरो होता है. इसका मतलब क्या? इसका फील्ड कहां तक फैला हुआ है? अप टू इंफिनिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास each and every day. So from this topic you need to understand what is the unit mass. We understand unit mass is a small mass. Okay, a mass which is very small with respect to the source mass. Source जिसके फील्ड का इंटेंसिटी मुझे निकालना है उसको हम बोलते हैं सोर्स मास. ऐसा क्यों होता है? सो दैट यूनिट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स मास. ओके. अब किसी भी बॉडी का फील्ड में किसी भी एक पॉइंट में मुझे अगर इंटेंसिटी निकालना है उस फील्ड का, उसके फील्ड का, तो मुझे वहां पे एक पॉइंट मास रखना पड़ेगा. ओके, यूनिट मास रखना पड़ेगा. उस यूनिट मास में कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना पड़ेगा. देन व्हाट इज इंटेंसिटी? फोर्स बाय दैट यूनिट मास. ओके, दैट इज GM by r square. नाउ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हियर इज दैट इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना है जो मैंने शुरू में पहले से बताया. व्हाट इज I? I इज द इंटेंसिटी. हुज? ग्रेविटेशनल फील्ड का. किसके फील्ड का? कैपिटल M का. कहां पे? एट अ डिस्टेंस r. ओके. जाई क्या है? इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड का. किसके ग्रेविटेशनल फील्ड का? इस मास का. कहां पे? एट अ डिस्टेंस r. m नॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं है बेटा. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? सुनिए. अगेन मैंने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फील्ड किसका होता है? किसका होता है? मास का. इंटेंसिटी किसका होता है? एक्सक्यूज मी, फील्ड का. वैसे पोटेंशियल किसका होता है? फील्ड का. ओके,
फील्ड होता है, द फील्ड इज ऑफ मास, इंटेंसिटी इज ऑफ द फील्ड, सिमिलरली पोटेंशियल इज ऑल्सो ऑफ द फील्ड। तो मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m, मुझे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड का पोटेंशियल निकालना है। किसका पोटेंशियल निकालना है? फील्ड का, बॉडी का नहीं, मास का पोटेंशियल नहीं होता है। इसके फील्ड का पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट P। मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P? सो gravitational potential at a point in the gravitational field of a body is the work done to bring a unit mass from infinity to that point, okay, against acceleration. Infinity to a point without, not against, without any acceleration. Okay, कोई acceleration के बिना उसको constant velocity से यहाँ तक लेके आऊंगा, जो वर्क डन होगा, that work done is nothing but potential. Okay, तो अगर मुझे that definition will study from book class, तो मुझे किसी भी पॉइंट में in the field of the mass m, if I need to calculate the potential value, then I need to find work done from infinity to that point to bring a unit mass m naught. Okay, so consider body of mass capital M. Let Vp is the gravitational potential at a point P in the gravitational field of the source mass m. तो पोटेंशियल किसका निकलता है बेटा? फील्ड का, मास का पोटेंशियल नहीं निकलता है। इंटेंसिटी किसका निकलता है? फील्ड का। और फील्ड किसका होता है? मास का। ओके, तो इफ आई से Vp is the gravitational potential at a point P in the gravitational field of the source mass capital M, and W is the work done to bring a unit mass m naught from infinity to a point P, then according to definition, what is potential at P? Work by unit mass. So what is potential at any point in the gravitational field of a source mass is the work done to bring a unit mass from infinity to the point per unit mass. Okay, books में कैसे क्या किया, इस unit mass का 1 ले लिया and they shown that gravitational potential is nothing but equals to work done. But the actual definition is gravitational potential is the work done to bring a unit mass from infinity to that point per unit mass. Okay, or we can say divided by unit mass. So divided by unit mass, I can say it as per unit mass. Okay, so work by m naught, work by mass is nothing but potential. Now we can calculate dimensions also. So you have to remember this expression. Okay, so this whatever I have written here from here to here is totally the definition. Okay, definition को explain किया गया है। तो again I am saying, if I need to calculate potential at a point in the gravitational field of any mass capital M, then what I have to do? I need to find the work done to bring a unit mass from infinity to that point, and that work done divided by the unit mass value is the potential at that point. Okay, तो मुझे पता चल गया, अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना, मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा इंफिनिटी से यहाँ तक का। ओके, चलो वर्क डन निकालना है। अब थोड़ा वर्क डन के बारे में सोचते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस कॉस थीटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दिस थिंग्स यू शुड राइट इन रफ फॉर्म। एफएस कॉस थीटा होता है, बट ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट। अगर पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट नीड टू फाइंड स्मॉल वर्क डन, देन वी नीड टू इंटीग्रेट, राइट? तो अब देखते हैं ये फोर्स कौन सा फोर्स। तो ये m नॉट में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस m, लगेगा ना ये फोर्स। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स g mm/x²। ओके, ये फोर्स लगेगा g mm/x² जो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर m नॉट इधर है तो x चेंज होगा, मतलब फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। अगर m नॉट इधर है x चेंज होगा। दैट मींस एट एवरी इंस्टेंट फ्रॉम here to here the force will be different because force depends on the distance. So that means what I'm trying to say is the force is variable. Do you understand this? That at every instant of motion from infinity to that point P, at every instant the force experienced by m naught will be different because it depends on x. तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज द स्टोरी। ओके, तो जब भी स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ता है तो मुझे इन द मोशन को भी इंस्टेंट लेना पड़ता है। सो लेट एट एनी इंस्टेंट m naught is at a distance x from capital M. At that instant, what is F? F is the gravitational force experienced by m naught by the gravitational field of M. Gravitational force experienced by m naught
इसमें जो फोर्स लगा किसकी तरह लगा, बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m, दैट फोर्स इज ऑलमोस्ट g mm by x स्क्वायर। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा g, एक मास इंटू दूसरा मास बाय डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नाउ दिस फोर्स इज वेरिएबल, so let this force displaces the body by small displacement dx। अब इस फोर्स के लिए मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूं, फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फोर्स यहां से यहां तक का फोर्स तो कौन सा मान सकते हैं ना, यहां से यहां तक, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो स्मॉल चेंज इन फोर्स होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज इन फोर्स होगा। एक्स का वैल्यू चेंज तो होगा, यहां से यहां तक जब जाएंगे यहां से यहां तक एक्स का वैल्यू चेंज होगा, बट वो चेंज बहुत छोटा होगा, तो मैं यहां से यहां तक फोर्स को कौन सा मान सकता हूं, तो मैं स्मॉल वर्क डन निकाल सकता हूं। दैट इज द रीजन आई एम कैलकुलेटिंग द स्मॉल वर्क डन, क्योंकि डायरेक्टली अगर इफ आई कैलकुलेट डायरेक्ट वर्क डन तो पूरे वर्क डन को निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, पूरा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इंफिनिटी टू t फोर्स इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, दैट मींस फोर्स इज अ वेरिएबल, दैट मींस टोटल वर्क डन वी कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, तो मैंने स्मॉल वर्क डन निकाला। स्मॉल वर्क डन निकालने का रीजन क्या है, ताकि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वैल्यू कौन सा मान सकूं। सो व्हाट इज dw, स्मॉल वर्क डन बाय f to displace m naught by dx, f dx cos 0, f be either dx be either cos 0 degree. What is f, g m naught by x square dx, g m naught by x square dx. Therefore total work done to bring m naught from infinity to point p will be equal to what, total work done w, that I have taken as w, total work done from infinity to p, integration of this g capital M small m naught by x square dx. Okay, अब मैं देखता हूं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो dx लिखा है, दैट मींस x इज वेरिएबल, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो जब ये m नॉट यहां था, x का वैल्यू कितना था, इंफिनिटी इनिशियल, और जब में m नॉट p पे आ जाएगा तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इंफिनिटी टू r, अब इंटीग्रेट करो, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, g कैपिटल m नॉट, दीस थिंग्स विल नॉट चेंज ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, g is a constant, mass will not change and so x 1 by x square by get x to minus 2, फॉर्मूला लगाओ, x to by n plus 1 by n plus 1 minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, माइनस बाहर निकालो, m नॉट को इधर लेके आ गया, बिकॉज आई नीड पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क बाय m नॉट, तो m नॉट को नीचे लेके आ गया, दैट इज द रीजन। तो माइनस बाहर निकालो, माइनस gm x to minus 1 by x 1 infinity to r, upper limit in the place of x to substitute upper limit 1 by r, minus in the place of x substitute the lower limit 1 by infinity. So we got work done by mass equals to minus gm by r, and this work done by unit mass is nothing but potential at a point. Okay, minus gm by r, this is the potential. Where what this minus sign signify? This minus sign signify attractive force, attractive nature of the force. I hope you understand class. Clear? ये सब समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को. Okay, now again you try to understand this concept nicely. What is this? It is a gravitational potential of the field of mass m. It is not gravitational potential of mass m. ऐसा मत पढ़ना, gravitational potential of mass m नहीं है, ये gravitational potential of the field of gravitational field of mass m है, कहाँ पे, at a distance r from mass m. Okay, अब तुम्हें एक छोटा सा नोट याद रखना है यहाँ से, what is zero potential? If I say zero potential area, now what is the meaning of zero potential area? तो क्या करो, पोटेंशियल को जीरो करो, तो what I'm doing, minus gm by r equals to zero. So what is r minus gm by zero? That is r equals to infinity. That means where is the potential? Potential is gravitational potential is zero. Okay, gravitational potential of the gravitational field. Let me be more specific. Of the gravitational field of any mass is zero at infinity. तो infinity is the zero potential area. तो कहां पे potential zero होता है, infinity में होता है. So sometimes you also, this is also called choice of zero potential. तो जब भी तुम्हें ये सब बोर्ड दिखेगा, don't get confused. That means they're talking about infinity. Okay, they're talking about distance infinity. Okay, now next topic is what is gravitational potential energy of any body. ये तो हमने पढ़ा gravitational potential. अब हम बात करेंगे what is gravitational potential energy of a body. Gravitational potential energy of a body, of a body. ठीक है ना, किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वी ऑलरेडी नो mgh होता है, पढ़ा है हमने.
ओके, बट इसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना है. इट्स नॉट जस्ट mgh. जब भी there are two bodies, mgh is the potentiality with respect to the earth's surface, but I am talking about if there are any two masses m1 and m2, they are attracting towards each other. Due to this attractive force, this system contains some potential energy. That potential energy called gravitational potential energy, and that value is minus g m1 m2 by r. तो मुझे ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है. You understand what we are trying to derive? We try to derive whenever there are two bodies separated by a certain distance having some masses, they attract each other. We know gravitation वही बोलता है. What is gravitation? It's an attractive force. Due to this attractive force, this system contains some potential energy, and that potential energy we need to derive, and that is called gravitational potential energy of a body. Okay, so try to understand what I'm trying to say. What is the difference? Difference कुछ नहीं है, बस यूनिट मास की जगह एक कोई भी एक मास होगा m, कोई भी एक मास, बाकी सब उस सेम रहेगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास स्मॉल m in the gravitational field of the another mass capital M. In other way around, what I'm trying to say is that, ध्यान से सुनना, इसी को हम दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं. यहां पे एक मास है m1. अगर ये मास m1 किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अगर ये मास m1 और ग्रेविटेशनल फील्ड तो इंफिनिट तक फैला होता है, मतलब कोई भी मास किसी भी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में तो होगा ही. सो व्हेनेवर देयर इज एनी मास इज प्लेस्ड in a gravitational field of some other mass, then that mass will have some potential energy, and that potential energy is nothing but minus, or we can say mass into potential of that field at that point. Okay, ये जो field है, दो तरह, these things try to understand, try to write these things as a note under the topic gravitational potential in body. हाँ, इसको नोट कर, समझो चीजों को क्या बोलना चाह रहा हूं. इससे हम दो चीज समझ सकते हैं. पहला, कोई भी दो बॉडी है सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस r, they attract each other. Because of that, there is some potential energy between the system, between the masses or in the system. That potential energy is minus gm1 m2 by r. एक मुझे ये डिराइव करना है. दूसरा, इसी चीज को मैं ऐसे भी समझ सकता हूं. If any, सब लिख के रखोगे, if any mass m1 is placed in the gravitational field of some other source or some other mass, then that mass m1 possesses some potential energy, and that potential energy is equals to mass into potential of that field at that point. उस फील्ड का, जिस फील्ड में ये मास रखा हुआ है, उस फील्ड का जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल से इंटू कर दो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. एंड बोथ आर सेम, दोनों सेम, घूम फिर के वही आने वाला है. You understand class what I'm trying to say you? कुछ समझ में आ रहा है? So please write down these two things, okay? This concept is very important. किसी भी एक मास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब आएगा जब मास किसी एक ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा होगा. ओके, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस मास का कितना होगा? इस मास का वैल्यू इनटू उस फील्ड का पोटेंशियल वैल्यू at that point where this mass is kept. Okay, now try to understand what I'm trying to say. इसको डिराइव कैसे करते हैं? डिराइव करने का अलग ही डेफिनेशन है. ओके, डेफिनेशन के हिसाब से मैं डिराइव करूंगा. तो इफ आई से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at a point p, मतलब ये बॉडी मास m यहां पे है. दिस बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is in the gravitational field of capital M, right? That means this body, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक बॉडी है जो स्मॉल एम मास है, वो इस कैपिटल एम के मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. दैट मींस दिस मास विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी दैट वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, वो कितना होगा? m इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस, इसके फील्ड में रखा है ना, इसके फील्ड में रखा है ना, तो इसका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. ओके, जो तो मुझे पता है माइनस gm बाय r इंटू m कर दो तो वो आ जाएगा. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू. ओके,
तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, ओके, इन द फील्ड ऑफ अनदर मास कैपिटल M is equals to work done to bring that body of mass small m from infinity to that point, okay, without acceleration. बस खत्म. तो अगर मुझे, again I'm repeating this thing here, gravitational potential energy of a body in the gravitational field of some other body is the work done to bring that body from infinity to that point without acceleration. Okay, अगर बुक का definition पढ़ो, the potential of a body at a given position is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero potential energy to that potential. Okay, ये है, इस definition को मत पढ़ना, नीचे और एक बुक में definition लिखा है, gravitational potential of a body at a point in the gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration. ये वाला definition पढ़ोगे, which I am trying to say you. Okay, so definition you will study from book. There are so many definitions are there. Don't go for all the definitions. Again, I am saying the definition. Let the video become lengthy, but it should be very clear. Gravitational potential energy of a body, your body, in the gravitational field of another body. Okay, so यहाँ पे मास ले लो. Gravitational potential energy of a body, small m, in the gravitational field of another body, capital M, is the, what is it, is equals to work done to bring this body from infinity to that point, again without acceleration. बस खत्म. Okay, so what I mean, consider body of mass capital M. Let, अब let plate छोड़ दो. So there will be some changes. Okay, so let me do the changes, then we will discuss. I hope you understand what we are trying to do. ये पूरा derivation same रहेगा class. Only in the place of m naught we will have m. बस खत्म. Okay. So let me write the thing first. So the figure will remain same. Only in the place of m naught we will have m. Consider two bodies of masses capital M and small m separated by a distance r. W is the work done to bring the body of mass small m from infinity to a point P in the gravitational field of capital M. Then the gravitational potential energy of mass small m, that is U, is equals to W. This is the definition we discussed. Gravitational potential energy of small m, okay, in the at a point in the gravitational field of another body, capital M, is the work done to bring this body, small m, from infinity to that point. वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. W is the work done to bring the body of small m from infinity to a point in the gravitational field of capital M. Then the gravitational potential energy of small m is nothing but work done. So now my job is to calculate the work done, जो मैं पहले किया था. Again, जब work done calculate करेंगे, मैं पूरा work done एक साथ calculate नहीं कर सकता क्योंकि force variable है हर जगह. So मैंने पहले small work done निकाला. Everything remains same. बस m naught की जगह m लिखेंगे. And then we integrate. Everything remains same. Only in the place of m naught we write m. So finally, और पहले मैंने work by m naught लिखा था, but now पहले मैं w by m naught लिखा था क्योंकि वहां पे w by m naught चाहिए थे, बट यहाँ पे पोटेंशियल इज टोटली इक्वल टू w, तो m की जगह m ही रहेगा, उसको नीचे नहीं लेके आएंगे. सो कैलकुलेट द वर्क डन, व्हाटएवर द वर्क डन इज हियर, दैट वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल m. ओके, अब इसको हम बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. In numericals that we study in note, the same expression we can consider like this: potential energy between two mass system. इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, potential energy between two mass system. There is one mass m1, there is another mass m2 separated by a distance r. Then what is the potential energy? Minus g m1 m2 by r. And please remember, the negative sign signify what class? क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है ना. ओके, एक ये पढ़ लिया. दूसरा हम पढ़ सकते हैं ऐसा, potential energy of mass m, okay, is equals to mass into potential at
the point, the potential of the field in which, at the point in which m is kept. ये मैं शुरू में जो बता रहा हूं वही लिखा हूं मैं. Potential energy of small n will be equals to mass into potential. Okay, this potential किसका potential? Potential of capital M. Okay, तो किसी मास का अगर पोटेंशियल निकालना है वो मास इनटू, दोनों फॉर्मूला यूज होगा अलग अलग जगह में, क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड इसलिए यहाँ किसी भी मास का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो वो दो तरीके से निकाल सकते हैं. मास इनटू वो पॉइंट, वो मास किस फील्ड के में रखा है पहले वो पता करो. उस फील्ड का पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट इन विच एम इज केप्ट. पोटेंशियल किसका? फील्ड का. कहां पे? उस पॉइंट में जिसमें स्मॉल एम रखा हुआ है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियर. ओके, अगर मैं इसी चीज को यहां पढ़ू, इसी चीज को मैं इस लाइन में देखूं तो U1 विल बी इक्वल्स टू M1. U1 क्या? पोटेंशियल ऑफ मास M1 इज इक्वल्स टू V2. Where what is V2? Potential at M1 due to field of M2. M2 का फील्ड का पोटेंशियल. Similarly, what is U2? Potential energy of M2. लिख लेना. What is V1? Potential energy of M1. What is V2? Potential energy of M2. Is M2 into V1. Where what is V1? M2 इसके पोटेंशियल इसके फील्ड में रखा हुआ है. M2 M1 की फील्ड में रखा हुआ है. M1 की फील्ड का पोटेंशियल. So what is V1? Potential at M2. ओके, V1 क्या है? जिसमें ये पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल में ये रखा हुआ है M2. तो पोटेंशियल एट M2 ड्यू टू फील्ड ऑफ M1. I hope you understand. If you do not understand, repeat the video again and again. Okay. Now there is one more thing I want to discuss. That is actually a derivation or a conceptual problem which asks. We need to prove when a body moves from surface of the earth to any height h, the gravitational potential energy is equals to mgh. This we know already, but we need to prove this using this concept. Using the gravitational potential energy of a body concept, we need to show that the gravitational potential energy of any body, okay, when it moves to a height h from the surface of the earth is equals to mgh. ये मुझे prove करना है. So let's prove that. Okay, now see, under note the third point. The note लिखे थे ना 1 and 2 point I have written. The third point, prove that the change in potential energy of a body of mass small m in lifting a body from surface of earth to height h is mgh such that h is smaller. जब भी ऐसा कंडीशन दिया रहता है that means कहने कहीं बायोमोल थ्योरम यूज करना पड़ेगा. Okay, h is smaller than r. That means h by r smaller than 1. मतलब 1 प्लस माइनस h by r कहीं ना कहीं आना चाहिए, ऊपर में समथिंग आना चाहिए, so that you can use some binomial theorem. ये दिमाग में घुसा लो. जब भी तुम्हें ये सिचुएशन दिए रहते हैं ना बेटा, तब मुझे कहीं ना कहीं मुझे बाइनोमियल थ्योरम डालना है जहां पे h by r दिखे. Okay, let's come across those things later on. So what we need to do, मेरे पास बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ से टू हाइट h लेके जाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा उस बॉडी का ऑफ मास स्मॉल है. तो लेट लेते हैं, लेट अस कंसीडर अर्थ ऑफ मास कैपिटल M, कंसीडर एट इट्स सेंटर बाय सेंटर ऑफ मास कांसेप्ट एंड रेडियस इज कैपिटल R. ये अर्थ है जिसका सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है सेंटर में. ओके, फर्स्ट केस क्या है, लेट अ बॉडी ऑफ मास M रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. पहले वो सरफेस ऑफ द अर्थ में है. ओके, तो जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ में है बॉडी, तब इस बॉडी में कितना पोटेंशियल एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास M विल बी इक्वल टू मास इनटू ये किस फील्ड के पोटेंशियल में रखा हुआ है? ये अर्थ के फील्ड में रखा हुआ है, तो अर्थ का पोटेंशियल यहां निकालना पड़ेगा, अर्थ के फील्ड का पोटेंशियल. तो मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस. तो हम लिखते हैं ऐसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, व्हिच इज इट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द फील्ड ऑफ अर्थ. तो ज्यादा लंबा होता है, बोर्ड के बुक्स में भी यू विल सी लाइक दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, बट इट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ फील्ड ऑफ अर्थ. ओके, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? माइनस जीएम बाई आर पढ़ा था ना ये. ओके, ये किसका पोटेंशियल था? इस मास का, इसके फील्ड का पोटेंशियल था. इस मास के फील्ड का पोटेंशियल कहां पे?
एट अ डिस्टेंस r, इस मास के सेंटर से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट में पोटेंशियल है। अब मुझे अर्थ का पोटेंशियल निकालना है, कहां पे? एट दिस पॉइंट। ओके, तो अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? r, तो माइनस जी अर्थ का मास बाय r, माइनस जी एम बाई आर। आर जो है वो डिस्टेंस कहां से कहां तक? उस बॉडी के सेंटर से उस पॉइंट तक जहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो यहां पे मुझे अर्थ का पोटेंशियल कहां निकालना है? सरफेस पे। कहां निकालना है क्लास? सरफेस पे। तो सरफेस से अर्थ के मास तक का डिस्टेंस क्या है? सेंटर से डिस्टेंस क्या है? कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो माइनस जी एम बाई कैपिटल। यहां से पोटेंशियल जी निकल गया उस बॉडी का, माइनस जी एम बाई आर। नेक्स्ट केस 2 क्या था? This is Earth, where its whole mass is considered here, and the body has at this point at a height h. So this is a height h, and this is a radius r. Okay. अब ये बॉडी जब हाइट h में था तब उसका पोटेंशियल जी कितना होगा? लेट कंसिडर ड्यू टू मास इनटू ये यहां पे किसका फील्ड है? अर्थ का। तो अर्थ के फील्ड का पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, अर्थ के फील्ड का पोटेंशियल, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट हाइट h, तो कितना हो जाएगा? सो इस पॉइंट में मुझे अर्थ का पोटेंशियल चाहिए, तो अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? r प्लस एच। तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाय r प्लस एच, माइनस जी एम बाई ये m किसका? जिसके फील्ड का पोटेंशियल चाहिए उसका मास। ओके, और डिस्टेंस क्या? उस मास से। सो अर्थ का मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो अर्थ का मास by distance r plus h, so I get minus gm by r plus h. Therefore, what is change in potential energy? Final potential energy minus initial potential energy, u2 minus u1. So if I do u2 minus u1, what I'm getting? I'm getting like this, 1 by r minus 1 by r plus h, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे प्रूव करना है कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो mgh आना चाहिए, नहीं आना चाहिए mgh। कब आना चाहिए? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, तो तुम्हें कहीं पे h बाय आर लाना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहले r को कांस्टेंट ला रहा हूं, कॉमन ला रहा हूं, 1 माइनस r बाई r प्लस h। तो ये चीज थोड़ा अलग है जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। g mm बाई r। अब मुझे क्या चाहिए? h बाय r चाहिए ना, तो h बाय r कब आएगा? जब कॉमन लाएंगे, नीचे से r कॉमन निकालो, तब जाके h बाय r आएगा। Okay, because we have to use that h by r concept. You understand why I'm taking out r? Okay, तो ये कर दिया। अब ये क्या हो गया? g m m by r 1 minus 1 plus h by r whole to power minus 1. Now you can use binomial concept. Since h is smaller than r, h by r smaller than 1. Therefore, by binomial, we can use the binomial concept and we connect like this: g m small n by r 1 minus 1 minus h by r, ये माइनस आके आ जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ इसको सॉल्व करो। 1 माइनस 1 0, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? जी एम एम एच बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अ चेंज इन एनर्जी। तो मुझे एम जी एच चाहिए, स्मॉल जी। व्हाट इज स्मॉल जी? जी एम बाई आर स्क्वायर। वी नो mass of earth by radius of earth whole square, gm by r square is nothing but small g, so I can write mgh. So prove हो गया, the change in potential is nothing but mgh. ये देखो ना, gm by r square, इसकी जगह small g लिख सकता हूँ ना बेटा। Okay, so two things here which we do wonder of the world is that यहाँ से पता चलता है पैरामीटर लगाना है, so I try to make that form so that we can apply पैरामीटर। Next, small g लाना है, ये यहाँ पे capital G है, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी के फॉर्म में रिलेशन क्या है? दैट रिलेशन यू सर्च एंड सी वेदर यू गेटिंग दैट रिलेशन और नॉट। ओके, clear class? Okay, now we left with last two topics from this chapter. Is one is satellite, which is a huge one, and there is escape velocity. I will not make this video lengthy like the previous one. Okay, that's all for this video. Thank you very much.